हेलो फ्रेंड्स। अब हम लोग क्विकली रिकैप करने वाले हमारे पूरे कंपनीज एक्ट 2013 को। ओके, तो बच्चों जैसे कि मैंने आपको बताया था, कंपनीज एक्ट 2013 वाज प्रेसिडेड बाय कंपनीज एक्ट 1956। तो इसका मतलब ये था, पहले कंपनीज एक्ट 1956 था, तो उसे प्रेसिड किया है किसने? कंपनीज एक्ट 2013 ने। ओके, तो ये नया एक्ट है, ये बस बात याद रखना। इसमें आपको 470 सेक्शंस देखने मिलेंगे और इसके अंदर 7 शेड्यूल्स है। ठीक है, ये था बेसिक सा पार्ट। फिर उसके बाद हमने देखा कंपनीज एक्ट कहां कहां अप्लाई होगा। तो जो कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड है अंडर दिस एक्ट, मतलब कंपनीज एक्ट 2013 और एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ, माने कंपनीज एक्ट 1956 हो गया या उसके पहले के जो भी एक्ट होंगे वो, उन सबको आपका कंपनीज एक्ट अप्लाई होता है। इंश्योरेंस कंपनीज को भी आपका कंपनीज एक्ट 2013 अप्लाई होगा, लेकिन आईआरडीए की प्रोविजन से अगर इनकंसिस्टेंट होगा आपका कंपनीज एक्ट, तो वहां पे आईआरडीए एक्ट की बात सुनी जाएगी, क्योंकि वो उसका स्पेसिफिक एक्ट है। वैसे बैंकिंग कंपनीज को भी आपका कंपनीज एक्ट 2013 अप्लाई होगा, बट जब कंपनीज एक्ट इनकंसिस्टेंट है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट से, तो वहां पर इसकी बात सुनी जाएगी। किसकी? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट की। वैसे ही कंपनी जो इंगेज होती है जनरेशन और सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ओके, तो वैसी कंपनी को भी आपका कंपनीज एक्ट 2013 अप्लाई होने वाला है, बट जब इनकंसिस्टेंसी आएगी उसमें और इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में, तो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट को माना जाएगा। ओके, इसके अलावा जो भी गवर्नमेंट के कंपनी होगी या कोई स्पेशल एक्ट के तहत कोई पर्टिकुलर कंपनी बन रही हो, उसे भी कंपनीज एक्ट अप्लाई होगा, बट उस एक्ट के अगर आपके कॉन्ट्राडिक्शन में आपकी प्रोविजन जारी है, तो उस पर्टिकुलर एक्ट को ज्यादा वहां पर माना जाता है। ओके, फिर हम लोगों ने कंपनी का मीनिंग और इसके फीचर देखने स्टार्ट करे। तो मैंने जैसे बताया, इसमें डेफिनेशन जो है वो अच्छी है हेनी की। ओके, इन्होंने बोला कंपनी इज एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन विच इज आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। एक इनकॉर्पोरेटेड पर्सन है, मतलब इसे इनकॉर्पोरेट करना पड़ता है, रजिस्टर करना पड़ता है। विच इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है विच इज क्रिएटेड बाय लॉ। हैविंग अ सेपरेट एंटिटी, इसकी अपनी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। विद अ परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सेल, इसके अंदर परपेचुअल सक्सेशन भी होता है। द मीनिंग इज दैट यहां पे अगर आपकी कंपनी चालू होगी तो वो चलते ही जाएगी, इवन दो उसके मेंबर इंसॉल्वेंट हो जाए, मर जाए, खप जाए, कुछ भी हो, कंपनी चलते रहेगी और कंपनी का कॉमन सील भी होता है। ये सब किसके डेफिनेशन में आया? हैने के डेफिनेशन में आया। बट अगर हम लोग कंपनीज एक्ट की बात करें तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 ने इसे डिफाइन किया है। ये तो भाई सिंपली इतना ही बोलता है, कंपनी मीन्स अ कंपनी। कंपनी एक कंपनी है इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ, जो इस एक्ट के तहत या इसके पहले के किसी एक्ट के तहत जो इनकॉर्पोरेट होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कंपनी बोलते हैं। ओके, और उसने आगे बोला जैसे जैसे आगे बढ़ोगे कंपनी का मीनिंग समझ में आएगा। ओके, फिर हम लोगों ने कंपनी के फीचर्स देख डाले। फीचर्स में सबसे पहला फीचर आता है बच्चों, इट हैज सेपरेट लीगल एंटिटी। तो सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब ये होता है बच्चों, कंपनी इज क्लोथ विथ लीगल पर्सनैलिटी। कंपनी की एक सेपरेट पर्सनैलिटी होती है। इट हैज ऑलमोस्ट द सेम राइट्स एंड पावर एज अ ह्यूमन बीइंग। जैसे ह्यूमन बीइंग को राइट्स और पावर है, वैसे आपके कंपनी को भी पावर्स होते हैं। इट कैन ओन इट्स प्रॉपर्टी, हैविंग बैंक अकाउंट, रेज लोन, इनकर लाइबिलिटीज एंड एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। ये सब काम कंपनी खुद ब खुद कर सकती है। ओके, कंपनी के नाम की खुद की प्रॉपर्टी हो सकती है, बैंक अकाउंट हो सकते हैं, लोन रेज कर सकती है, लाइबिलिटीज कर सकती है, ये सारे काम आपकी कंपनी कर सकती है। और इसी के लिए हम लोग क्या बोल रहे हैं बच्चों? इट हैज सेपरेट लीगल एंटिटी। ओके, उसके बाद अगर देखा जाए लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से, इट इज अ पर्सन डिफरेंट ऑल टुगेदर फ्रॉम द सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ये कंपनी जो होती है वो उसके सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से इन टोटलिटी अलग होती है। ओके, इट्स पर्सनैलिटी इज डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट फ्रॉम द पर्सनैलिटी ऑफ दोज हु कंपोज इट। तो इसकी पर्सनैलिटी उनसे अलग होती है जिन लोगों ने इसे बनाया हुआ है। ओके, तो ये भी चीज याद रखना। इवन members can contract with the company
एक्वायर राइट अगेंस्ट इट और इनकर लाइबिलिटी टू इट। मतलब मेंबर भी क्या कर सकते हैं बच्चों, कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि देखो मेंबर अपने आप में अलग है कंपनी से, तो कल चल के अगर मेंबर कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट करना चाहे तो क्या कर सकता है, क्या, तो जवाब है कर सकता है। ओके, लाइबिलिटी भी इनकर हो सकती है मेंबर्स की, ठीक है। तो बोलने का मतलब है जब कंपनी को आप रजिस्टर कराते हो तो वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी बन के सामने आती है, इसे लीगल पर्सनैलिटी होती है और ये अपने खुद के नाम पे प्रॉपर्टी ले सकती है, इसके खुद का नाम का बैंक अकाउंट हो सकता है, ये लोन रेज कर सकती है, लाइबिलिटीज इनकर कर सकते हैं, सब काम कंपनी खुद ब खुद कर सकती है। ओके, और ये अलग रहेंगी किससे, जिन लोगों ने इसे सब्सक्राइब किया है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, मींस जिन्होंने कंपनी को बनाया उनसे भी अलग होगी आपकी कंपनी। ओके, उसके बाद हमने एक केस लॉ देखा था बच्चों, मकौरा नॉर्दर्न एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, मकौरा वर्सेस नॉर्दर्न एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। ओके, तो यहां पे केस लॉ में हम लोगों ने क्या देखा था बच्चों, तो कुछ नहीं, हमने सिंपल सी बात देखी थी, देयर वाज अ कंपनी नॉर्दर्न एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, जो एक मेनली इंश्योरेंस कंपनी थी। मकौरा ने एक कंपनी फॉर्म करी थी जिसका वो एक सिंगल शेयर होल्डर था, वो एक टिम्बर कंपनी थी, और कंपनी के जितने भी टिम्बर्स वगैरह थे तो उसने खुद के नाम से रजिस्टर करा लिया, या मैं बोलूंगा इंश्योर करा लिया। ओके, अब क्योंकि वो प्रॉपर्टी थी कंपनी की तो कंपनी के नाम पे इंश्योरेंस निकाला जाना चाहिए था, बट यहाँ पे बात उल्टी हुई, यहाँ मकौरा ने खुद से ही क्या कर दिया बताना, उसका इंश्योरेंस निकाला, और कल चल के डिस्ट्रक्शन हुआ फायर की वजह से, तो मकौरा को इंश्योरेंस का पैसा देने से मना कर दिया नॉर्दर्न एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने। ओके, तो बच्चों ये हुआ आपका ये वाला पर्टिकुलर केस लॉ, जिसमें ये बात पता हो गई कि भाई अगर आपका प्रॉपर्टी अगर आपके कंपनी के नाम पे है तो आप खुद उसका इंश्योरेंस नहीं निकाल सकते हो। ओके, ये बात भी हमने देखी। फिर उसके बाद हमने देखा था देयर इज अ परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब होता है बच्चों इररिस्पेक्टिव ऑफ चेंजेस इन द मेंबरशिप, मेंबरशिप में कितना भी चेंज होने दो, its existence will not be affected by the death or insolvency of its member। इसके मेंबर मरे खपे उनके साथ कुछ भी हो जाए तो भी कंपनी के एग्जिस्टेंस पे आंच नहीं आएगी। ओके, तो ये बात हम लोगों ने काय के अंदर देखी है, परपेचुअल सक्सेशन के अंदर देखी है। ओके, उसके बाद हम लोग चले गए थे लिमिटेड लाइबिलिटी में। तो याद रखना कंपनी में एक मेंबर की जो लाइबिलिटी होती है वो रहेगी लिमिटेड। ओके, अब वो भी डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी कौन से टाइप की है। अगर लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी है, ओके, तो याद रखना वो लिमिटेड बाय शेयर्स हो सकती है या लिमिटेड बाय गारंटी हो सकती। अगर लिमिटेड बाय शेयर्स है तो भाई एक्सटेंट ऑफ नॉमिनल वैल्यू, जितना अमाउंट अनपेड है ऑन शेयर उतनी ही लाइबिलिटी आएगी शेयर होल्डर की। अगर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है तो जितने की आपने गारंटी दी तो उतने की लाइबिलिटी आएगी, बट वो भी कब, जब कंपनी लिक्विडेशन में जाने लग जाए। और अनलिमिटेड कंपनी होगी तो इसके लाइबिलिटी का तो क्या कहना, वो तो हमेशा अनलिमिटेड ही रहेगी। ओके, तो ये तीन पार्ट हमने देखे। उसके बाद आर्टिफिशियल पर्सन के बारे में हमने देखा, तो हमने बोला कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, इट इज क्रिएटेड बाय प्रोसेस अदर देन नेचुरल बर्थ। जैसे एक ह्यूमन बीइंग की बर्थ होती है वैसे आपकी कंपनी नहीं बनती, तो ये एक लीगल प्रोसेस से बनती है। इट इज अ लीगल और जुडिशियल एज क्रिएटेड बाय द लॉ। ये क्रिएट होती है काय की वजह से, लॉ की वजह से, और इसको सारे राइट्स होते हैं आपके इंडिविजुअल के जैसे। ओके, फर्दर कंपनी बीइंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी कैन ओन प्रॉपर्टी, हैविंग बैंक अकाउंट, रेज लोन, इनकर लाइबिलिटी एंड एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। तो ये जो कंपनी है ये अपने खुद के नाम पे प्रॉपर्टी ओन कर सकती है, बैंक अकाउंट को ओपन कर सकती है, लोन निकाल सकती है, लाइबिलिटीज वगैरह इसके खुद के नाम पे होगी। ओके, सब कुछ इसी कंपनी के नाम पे होने लग जाएगा, और ये तो छपरी बात है, छोड़ देना। ओके, एज द कंपनी इज आर्टिफिशियल पर्सन इट कैन एक्ट ओनली थ्रू ह्यूमन एजेंसी। कंपनी पर्सन तो है बट आर्टिफिशियल पर्सन है, तो ये एक्ट सिर्फ कोई ह्यूमन एजेंसी से कर सकती है। और किसके थ्रू ये एक्ट करती है बच्चों, तो डायरेक्टर्स के थ्रू कंपनी क्या करेगी, एक्ट करेगी। ओके, और ये डायरेक्टर्स कैन नॉट
control the affairs of the company and act its agency, but they are not the agents of the members of the company. जो डायरेक्टर होते हैं वो कंपनी के एजेंट बोल के काम करते हैं, बट वो शेयर होल्डर्स के या मेंबर के एजेंट नहीं होते हैं। तो इसके लिए बोला गया है कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। ओके, तो ये 4 पॉइंट हम लोगों ने देखे, और उसके बाद लास्ट में आता है बच्चों कॉमन सील। कॉमन सील आप बोल सकते हो ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी। ओके, कंपनी का ऑफिशियल सिग्नेचर क्या होता है? कॉमन सील होता है। ठीक है, और इसमें हम लोगों ने ये भी बातें देख के रखी थी बच्चों कि जो आपका ये पर्टिकुलर कॉमन सील होने वाला है, ये जब आप लोग अफिक्स कर देते हो तो ऐसा माना जाएगा कि कंपनी ने सिग्नेचर कर दिया है। बट नाउअडेज कॉमन सील इज बिकम ऑप्शनल। अब ये ऑप्शनल है। तो पहले तो ऐसा होता था कि आप हर डॉक्यूमेंट पे कॉमन सील लगा दो तो ये कंपनी का कहीं ना कहीं सिग्नेचर मान लिया जाता था। बट जहां कॉमन सील नहीं रखा जाता तो वहां पे कम से कम या तो 2 डायरेक्टर्स ने या फिर एक डायरेक्टर और एक कंपनी सेक्रेटरी ने तो भी एटलीस्ट साइन करना चाहिए। ओके, तो ऐसे आजकल ऑथेंटिकेशन चलता है। तो दीज वेर 5 पॉइंट्स ऑफ योर व्हाट फीचर्स। तो हमने फीचर्स इन टोटलिटी देख लिए। सबसे पहला, इट हैज सेपरेट लीगल एंटिटी। सेकेंड, परपेचुअल सक्सेशन होता है। थर्ड, लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। फोर्थ, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है। और लास्ट, कॉमन सील होता है। ओके, इसके बाद हम लोगों ने आगे जाके देखा था कॉर्पोरेट विल थ्योरी। ओके, तो बच्चों ये कॉर्पोरेट विल थ्योरी इतना ही बोलती है कि कंपनी इज आइडेंटिफाइड सेपरेटली फ्रॉम द मेंबर्स। तो कंपनी अलग है और मेंबर्स अलग है, इनके बीच में ये पर्दा होता है। ओके, कंपनी इज डिफरेंट फ्रॉम द मेंबर। तो इसकी वजह से हमने बोला था कि भाई कंपनी की अगर कल चल के लाइबिलिटी आती है तो वो सिर्फ और सिर्फ कंपनी की ही होगी। मेंबर्स आर नॉट लाइबल फॉर दोज एरर्स। तो कंपनी की अगर लाइबिलिटी है तो याद रखना बच्चों, इसके लिए शेयर होल्डर रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। ठीक है, और ये किसकी वजह से? कॉर्पोरेट विल थ्योरी की वजह से। तो सिंपली यहाँ पे एक बात बोले तो भाई शेयर होल्डर्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्ट्स ऑफ द कंपनी। तो भाई कल चल के कंपनी कोई भी उल्टा पुल्टा उटपटांग सा एक्ट करे तो उसके लिए कभी शेयर होल्डर्स लाइबल नहीं होते हैं। ओके, और ये चीज सैलमन वर्सेस सैलमन एंड कंपनी लिमिटेड में हम लोगों ने देख भी रखी थी। ओके, तो मैं आपको समराइज्ड वे में सब कुछ बता देता हूँ, याद रखना। तो सैलोमन नाम का बंदा था, उसका लेदर शूज का बिजनेस हुआ करता था। उसने एक कंपनी फॉर्म करी जिस कंपनी में वो, उसकी वाइफ, उसके 4 लड़के और एक लड़की, ऐसे 7 लोग सब्सक्राइबर बने, मेंबर बने। और इस कंपनी के इस सॉल्मन ने शेयर्स भी ले लिए और इसके डिबेंचर्स भी लिए जो कंपनी के एसेट पे सिक्योर्ड थे। ओके, कंपनी झेल नहीं सकी डिप्रेशन को और कंपनी चले गई लिक्विडेशन के अंदर। ओके, और लिक्विडेशन में जाने की वजह से कंपनी के जब असेट बेच के लाइबिलिटी सेटल करने लगे तो असेट पड़ी थी कम, लाइबिलिटीज थी ज्यादा। तो लाइबिलिटी जब भी सेटल करी जाती है तो पहले सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पहले पेमेंट किया जाता है और फिर दिया जाता है अनसिक्योर्ड को। अब पहले ही असेट कम पड़ रही थी तो अगर सिक्योर्ड को पहले पैसा दे देते तो अनसिक्योर्ड को कुछ पैसा बचने ही नहीं वाला था। तो ये अनसिक्योर्ड क्रेडिटर चिल्लाने लगे और बोलने लगे कि भाई इस कंपनी में ओनर सैलमन ही है और उसी ने डिबेंचर्स भी परचेस करके रखे हैं, तो कंपनीज मेयर शैम एंड फ्रॉड। ओके, तो उसे पैसे नहीं दे दिए जाने चाहिए। सबसे पहले ये कंटेंशन रखा था ये सारे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स ने। ओके, बट एट लास्ट क्या हुआ बच्चों, कोर्ट ने डिसाइड कर लिया कि कंपनी अलग है और कंपनी का शेयर होल्डर अलग है। भले ही उसकी पूरी कंपनी हो, सारे एसेट सारे शेयर्स उसी के नाम पे हो, बट फिर भी ये क्या है बताना, अलग अलग होते हैं। बट कुछ केसेस होते हैं बच्चों जहां पे लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल किया जाता है। मतलब अभी तक हम देख रहे थे कि भाई कंपनी का कोई एक्ट होगा तो शेयर होल्डर्स विल नॉट बी लाइबल फॉर इट, बट ऐसे कुछ एक्ट से बच्चों जहां पे आपका शेयर होल्डर लाइबल होने लग जाएगा। ओके, अब ऐसे कौन कौन से एक्ट है? सबसे पहला, टू डिटरमाइन द कैरेक्टर ऑफ द कंपनी, दैट इज टू फाइंड आउट वेदर को इनेमी और फ्रेंड। ओके,
मतलब अगर आपको ये चेक करना है कि भाई कंपनी जो भी गिवन कंपनी है वो हमारी फ्रेंड है या फिर हमारी दुश्मन है, कोई नेमी है, ये चेक करना है, तो कंपनी के उस पर्दे को उठाया जा सकता है, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ की जा सकती है, उस कंपनी के लीगल स्टेटस के पीछे देखा जा सकता है, शेयर होल्डर्स को चेक किया जा सकता है। ऐसा ही केस हुआ था डैमलर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर रबर के बीच में। तो ये जो पर्टिकुलर कंपनी थी, तो इस कंपनी का हुआ ऐसे लफड़ा था बच्चों कि इस कंपनी को जर्मनी की कंपनी थी या जर्मन में बेसिकली फॉर्म हुई थी, फिर उसकी एक ब्रांच खोली गई इंग्लैंड में भी। इंग्लैंड में हुआ ऐसे कि इस पर्टिकुलर कंपनी ने क्या किया बच्चों, इस डेमलर कंपनी ने कुछ लोगों को गुड्स सेल कर दिए और बीच में ही वॉर हो गया, वर्ल्ड वॉर हो गया, तो जिसकी वजह से इस कॉन्टिनेंटल टायर रबर कंपनी ने पैसा देने से मना कर दिया डेमलर कंपनी को। रीजन पूछा गया तो कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी के लोगों ने बोला, मेंबर्स ने बोला, डायरेक्टर्स ने बोला कि इस कंपनी में सारे जर्मन शेयर होल्डर्स ही है। ओके, तो ये कंपनी इनेमी कंपनी है, तो इनके साथ में एक्ट करना, कॉन्ट्रैक्ट करना अपने आप में वॉइड है। इनके साथ में एक्ट करना कैसा है, वॉइड। ओके, तो कोर्ट ने ये डिसाइड किया या डेमलर कंपनी बोली कि भाई हमारे शेयर होल्डर भले ही जर्मन के हो, बट ये डेमलर कंपनी तो बनी इंग्लैंड में है, तो हम तो इंग्लैंड की कंपनी हो गई। बट कोर्ट ने डिसाइड किया ऐसे केस में क्या किया जाएगा बच्चों, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल किया जाएगा, मतलब पर्दे के पीछे जरूर देखा जाएगा। तो यहां पे हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि जब आपको डिटरमाइन करना है कैरेक्टर ऑफ द कंपनी कि कंपनी फ्रेंड है या कोई नेमी है, तो वैसे टाइम लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल किया जा सकता है। आई होप सबके दिमाग में गया। उसके अलावा टू प्रोटेक्ट रेवेन्यू ऑब्लिक टैक्स, अगर कोई कंपनी बनाई ही इसलिए गई है ताकि टैक्सेस बचा सके, टैक्सेस चुरा सके, तो ऐसे भी केस में बच्चों लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल किया जा सकता है। अब इसमें हमने देखा था दिनशॉ मैनेक्जी पिटाइट, ये वाला केस लो। इसमें मैंने आपको बताया भी था बच्चों कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक कंपनी बना दी और उसमें जो भी उनको पहले डिविडेंड मिलता था बड़ी अमाउंट का, उस डिविडेंड को उन्होंने उस कंपनी में ट्रांसफर करा दिया। जिससे हुआ क्या, उनका जो टैक्स था वो कंपनी के माथे पड़ा और ना ही उन्होंने पर्सनली टैक्स पे किया और ना ही कंपनी से टैक्स पे किया। और जब इनकम टैक्स वालों ने इनको पकड़ा, दिनशॉ मैनेक्जी को, कि भाई आप अब टैक्स का पेमेंट करो, तो उन्होंने एक ही बात बोली, टैक्स तो कंपनी का है, मैं इसे पे नहीं करने वाला हूं। ओके, तो अकॉर्डिंगली ऐसा भी अगर काम करोगे तो लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल होगा और यहाँ पे आपके शेयर होल्डर्स को भी लाइबल पकड़ा जाएगा। ओके, इस बात का भी प्रॉपरली ख्याल रखना। इसके बाद टू अवॉइड अ लीगल ऑब्लिगेशन, और जैसे कि मैंने बताया भी था बच्चों, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ऐसा मार्क करके चलो। कुछ कुछ चीजें हैं आपके इस कंपनी लॉ में जो काफी इंपॉर्टेंट होती है और उसमें ये कॉर्पोरेट विल थ्योरी आती है। ठीक है, उसके बाद टू अवॉइड अ लीगल ऑब्लिगेशन, अगर आपके ऊपर कोई लाइबिलिटी इंपोज करी है लॉ ने, तो आप अगर उसे अवॉइड करने के लिए कोई कंपनी बना रहे हो, कंपनी का सहारा ले रहे हो, तो वहां पे भी लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल हो सकता है। ओके, तो जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं भाई कि अगर मान लो आपने कोई कंपनी बनाई और आपका जो डिविडेंड था या जो आपके शेयर्स थे वो आपने सामने वाली कंपनी को दे दिया ताकि डिविडेंड उस कंपनी में आए और इस कंपनी का प्रॉफिट कम दिखने लग गए, जिससे बोनस आप कम कर दो या दो ही ना, किसे बताना, आपके वर्कर्स को। तो अगर बस ये ऐसे बोनस वगैरह के ऑब्लिगेशन से छुटकारा पाने के लिए अगर आप लोग क्या करते हो बच्चों, कोई कंपनी फॉर्म कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या होने वाला है बच्चों, इसका मतलब ये होगा यू आर मेकिंग द कंपनी टू अवॉइड योर लीगल ऑब्लिगेशन, और ऐसी कंपनी का लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल किया जा सकता है, मतलब उसके शेयर होल्डर्स को भी यहां पर लाइबल पकड़ा जा सकता है। तो ये केस मैंने जो आपको अभी अभी बोला, तो वो वर्कमैन ऑफ एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री लिमिटेड वर्सेस एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री लिमिटेड, इसका ये पर्टिकुलर केस था। ओके, आई होप सबके दिमाग में क्या होगा। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ सब्सिडरीज टू एक्ट एज एन एजेंट, अगर आप कोई सब्सिडरी बना रहे हो ताकि वो आपकी एजेंट बन के काम करे,
तो ऐसे भी केस में बच्चों आपका लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल किया जा सकता है। ओके, अगर आप क्या कर रहे हो बच्चों, अगर आप कोई सब्सिडरी फॉर्म कर रहे हो टू एक्ट एज एन एजेंट, तो फिर यहां पे भी लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल किया जा सकता है। जैसे कि हुआ था मर्चेंडाइज ट्रांसपोर्ट लिमिटेड वर्सेस ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन। ओके, अब इस पर्टिकुलर केस लॉ में हुआ क्या था, तो बच्चों इसमें हुई एक ही बात थी कि ये जो पर्टिकुलर कंपनी थी ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन, सॉरी मर्चेंडाइज ट्रांसपोर्ट लिमिटेड, इसे व्हीकल परचेस करने के लिए लाइसेंस नहीं मिल रहा था। तो वो लाइसेंस मिलाने के लिए इन्होंने क्या किया बच्चों, एक सब्सिडरी कंपनी फॉर्म कर दी। तो इन्होंने लाइसेंस के लिए अप्लाई तो किया, बट सब्सिडरी कंपनी के थ्रू अप्लाई किया। तो सवाल ये उठता, क्या ऐसा चलेगा या नहीं चलेगा? तो जवाब है नहीं चलेगा। ऐसे केस में लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल किया जा सकता है। ओके, What was the purpose for forming the subsidiary company? The reason is very simple. आप लोगों को सिर्फ लाइसेंस ऑब्टेन करना था, इसके लिए आपने कंपनी फॉर्म कर दी। तो ऐसे वक्त क्या होने वाला है बच्चों, ऐसे वक्त आपका लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल किया जाएगा और आपको फिर भी लाइसेंस नहीं मिलेगा। ये इस पर्टिकुलर केस लॉ में हुआ था। फिर इसके बाद हमने देखा था कंपनी फॉर्म फॉर फ्रॉड, इम्प्रॉपर कंडक्ट और टू डिफीट लॉ। अगर आप कंपनी बना रहे हो फ्रॉडुलेंट एक्ट के लिए या कोई लॉ की प्रोविजन तोड़ने के लिए, तब भी लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल किया जा सकता है। ओके, फिर इसके बाद हम लोग आगे चले गए। आगे जाके हम लोगों ने देखा क्लासेस ऑफ कंपनीज अंडर द एक्ट। तो क्लासेस ऑफ कंपनीज क्या होती है, तो सबसे पहले हमने देखा था ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी के बेसिस पे क्या क्या क्लासेस हो सकती है, ये हमने देखा था। तो उसमें सबसे पहला आया था बच्चों कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। ओके, सबसे पहली कौन सी आती है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स आएंगी। ओके, तो ये कंपनी ऐसी होती है जहां पे लाइबिलिटी बाय इट्स मेमोरेंडम विल बी लिमिटेड। ओके, बट कितना, अनपेड अमाउंट ऑन शेयर्स के जितना। ओके, तो अगर कल चल के कंपनी को शेयर होल्डर से पैसा मंगाना भी पड़े तो ज्यादा से ज्यादा कितना मंगाएंगे बच्चों, जितनी अनपेड अमाउंट है उतनी ही, बस दैट्स इट, इतना याद रख लेना। फिर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी थी, तो ये कंपनी में भी लाइबिलिटी तो लिमिटेड रहेगी, बट कितनी, जितनी अमाउंट ऑफ आपने गारंटी दी है मेमोरेंडम में उतनी। और ये आपको कब पैसा देना पड़ता है गारंटी का, इन द इवेंट ऑफ वाइंड अप। ओके, उसके पहले आपको कोई देने की जरूरत नहीं रहेगी। ठीक है, उसके बाद हम लोग और आगे चले गए थे। ये नरेंद्र कुमार अग्रवाल, ये कुछ केस लॉ में मजा नहीं है, कुछ इस काम का भी है नहीं। फिर इसके बाद हम लोगों ने देखा था अनलिमिटेड कंपनी के बारे में, तो जिसके बारे में हमने सीखा अनलिमिटेड कंपनी एक ऐसी कंपनी है जहां पर लाइबिलिटी ऑफ मेंबर विल बी अनलिमिटेड। ओके, हाँ, लेकिन वो सीज टू बी अ मेंबर हो गया, मतलब वो मेंबर नहीं रहा तो उसकी लाइबिलिटी नहीं रहेगी। ठीक है, और ये लाइबिलिटी तभी आएगी जब कंपनी इज गोइंग टू व्हाट, वाउंड अप। जब कंपनी बंद होगी तभी उसकी लाइबिलिटी आएगी, अदरवाइज कोई लाइबिलिटी नहीं आती है। ओके, तो ये सब बातें हम लोगों ने यहां पर देख के रखी थी। फिर हमने ओपीसी के बारे में देखा। ओपीसी 1 पर्सन कंपनी है और सेक्शन 2 सबसेक्शन 62 ने इसे डिफाइन किया था अ कंपनी विच हैज ओनली 1 पर्सन एज अ मेंबर। आप देख भी रहे होंगे यहाँ पे एक ही बंदा है जो क्या बनता है बताना, इसका मेंबर बन जाता है। ओके, और इसमें हमने एक और इंपॉर्टेंट बात ये देखी थी बच्चों, जो था सेक्शन 31C ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। और ये सेक्शन क्या बोलता है कि ओपीसी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है विथ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब एंड एटलीस्ट 1 मेंबर। तो ये एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है ओपीसी, और इसमें सिर्फ एक ही मेंबर क्या होता है बताना, एज अ शेयर होल्डर बोल के होता है। आई होप सबके दिमाग में क्या होगा। ओके, फिर हमने यहां पर देखे थे सिग्निफिकेंट पॉइंट ऑफ ओपीसी। आप नोट कर लेना बच्चों, ओपीसी पे भी सवाल आता है। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, जहां जहां इंपॉर्टेंट है मैं मार्क तो करा ही रहा हूं आपको। तो सबसे पहले वो कॉर्पोरेट बिल थ्योरी में कराया, ओपीसी में भी करा रहा हूं। हर लाइन अच्छे से ध्यान रखना, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन निकल सकता है यहां से। ओके, देखो सिग्निफिकेंट पॉइंट्स क्या क्या इसके, ओनली 1 पर्सन एज अ मेंबर, मिनिमम पेड अप कैपिटल की कोई रिक्वायरमेंट है ही नहीं, मेमोरेंडम में नॉमिनी का नाम होना चाहिए। ओके, और ना सिर्फ नॉमिनी का नाम, उसका प्रायर कंसेंट भी होना चाहिए कि वो नॉमिनी बनना चाह रहा है।
उस पर्सन को राइट होना चाहिए टू विड्रॉ हिज कंसेंट। वो जब चाहे तब अपना कंसेंट निकाल सकता है एज ए नॉमिनी बोल के, है ना। नॉमिनी न रहने के लिए वो कंसेंट निकाल सकता है। फिर उसके बाद अगर आप मेंबर ऑफ ओपीसी को इंटीमेट करो तो कंपनी भी ओपीसी के नॉमिनी को चेंज कर सकती है। ओके, नॉमिनी को चेंज किया जा सकता है, ओके, बाय गिविंग द नोटिस। उसके बाद ये जो भी चेंज होगा नॉमिनी का, इसे अल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम नहीं माना जाएगा, शैल नॉट बी डीम्ड टू बी। मेमोरेंडम तो चेंज होगा बट इसे अल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम नहीं माना जाएगा, क्योंकि अल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम हो जाए तो फिर अलग आपको कॉम्प्लेक्सिटीज का सामना करना पड़ सकता है। तो वो ना करना पड़े तो इसके लिए बोला गया है कि इसे अल्टरेशन नहीं माना जाएगा। ओके, ओनली अ नेचुरल पर्सन हु इज एन इंडियन सिटीजन एंड रेसिडेंट इन इंडिया, और कौन किसको बोलते हैं रेसिडेंट इन इंडिया? द पर्सन हु हैज स्टेड इन इंडिया फॉर अ पीरियड नॉट लेस देन 182 डेज और मोर इमीडिएटली प्रीसीडिंग वन, ये फाइनेंशियल ईयर हो चुका है अमेंडमेंट के बाद। ओके, शैल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट ओपीसी। तो याद रखना सिर्फ नेचुरल पर्सन ही लगेगा, राम श्याम गीता ही लगेंगे। ओके, जो इंडिया के सिटीजन भी होने चाहिए और इंडिया के रेसिडेंट भी होने चाहिए, तो बस यही कंपनी फॉर्म कर सकते हैं। और कौन सी कंपनी? ओपीसी। ओके, और नॉमिनी फॉर द सोल मेंबर ऑफ द ओपीसी, नॉमिनी भी सिलेक्ट करना है तो वही नेचुरल पर्सन और जो सिटीजन ऑफ इंडिया है एज वेल एज रेसिडेंट इन इंडिया है, बस यही क्या बन सकता है? नॉमिनी भी। क्योंकि बेटा आप अगर बोल रहे हो कि जो बंदा एलिजिबल है ओपीसी बनाने के लिए वो नेचुरल पर्सन, इंडियन सिटीजन, रेसिडेंट चाहिए, तो नॉमिनी भी तो बाय डिफॉल्ट वही लगेगा, क्योंकि नॉमिनी भी तो आगे चल के ओपीसी चलाने वाला है ना। तो इन दोनों के कंडीशन सेम है। ओके, याद रखना एक बंदा एक से ज्यादा ना तो ओपीसी कर सकता है ना तो नॉमिनी बन सकता है मोर देन वन सच कंपनी, ये भी बात याद रखो। माइनर को एंट्री मिलेगी ही नहीं आपके ओपीसी में। नो माइनर शैल बिकम मेंबर और नॉमिनी, ये नॉमिनी भी नहीं बन सकता और मेंबर भी नहीं बन सकता। कौन? आप लोगों का माइनर। ठीक है, सच कंपनी कैन नॉट बी इनकॉर्पोरेटेड और कन्वर्टेड इनटू कंपनी। एक बार आपने ओपीसी बना ली तो इसे ना तो आप इनकॉर्पोरेट कर पाओगे ना तो कन्वर्ट कर पाओगे किसके अंदर? कंपनी के अंदर। कौन सी? सेक्शन 8 वाली। तो सेक्शन 8 कंपनी इज ऑफ चैरिटेबल एक्टिविटी। तो याद रखना जब भी आपकी कंपनी बनती है तो ये कन्वर्ट नहीं करी जा सकती इन सेक्शन 8 कंपनी। तो ओपीसी को आप चैरिटेबल एक्टिविटीज के लिए कन्वर्ट कभी भी नहीं कर सकते हो। ओके, ये चीज भी याद रखना। सच कंपनी कैन नॉट कैरी आउट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। ओके, तो जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एक्टिविटीज होंगी तो ये आपकी कंपनी नहीं कर सकती है। ओके, उसके अलावा ओपीसी कैन नॉट कन्वर्ट वॉलंटरली इनटू एनी काइंड ऑफ कंपनी अनलेस 2 years हैव बीन एक्सपायर्ड। तो जब तक आपके 2 साल कंप्लीट नहीं होंगे तब तक आप किसी दूसरे कंपनी में कन्वर्ट नहीं हो सकते हो। ओके, तो ये भी चीज आप लोग याद रख लेना, वॉलंटरीली कन्वर्ट नहीं हो सकते हो। 2 साल के बाद आप इजीली कन्वर्ट हो सकते हो बट 2 साल के पहले वॉलंटरीली कन्वर्ट नहीं हो सकते हो। ओके, हाँ, लेकिन अगर आपका पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख के ऊपर चला गया या आपका एवरेज टर्नओवर 2 करोड़ को क्रॉस कर गया तो भले ही 2 साल कंप्लीट नहीं हुए तो भी आप लोग अपने आप को कन्वर्ट कर सकते हो दूसरी कंपनी के अंदर। ओके, तो ये बातें हमने देखी। और यहाँ पे पेनल्टीज दी गई है, अगर कोई प्रोविजन आप कंप्लाई नहीं कर रहे हो तो फिर पेनल्टी के लिए आप लोग रेडी रहना। तो पेनल्टी कितनी रहेंगी बच्चों? फाइन रहेगा 10,000 रुपीज का। ओके, और फिर भी डिफॉल्ट करते गए तो हर दिन का फिर आपको फाइन लगेगा कितना? 1,000 रुपीज। ओके, ये पर डे का फिर आपको फाइन लगने लग जाएगा। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट योर ओपीसी, 1% कंपनी। इसके बाद हमने प्राइवेट कंपनी के बारे में देखा। ये मैंने आपको कंपनी अकाउंट्स में पढ़ाया था तो इसके लिए मैंने इसे यहाँ पर नहीं पढ़ाया था, बट फिर भी अगर आप फटाफट रिवाइज करा दो तो प्राइवेट कंपनी ऐसी होती है जो रेस्ट्रिक्ट करती है राइट टू ट्रांसफर शेयर, मतलब इस कंपनी में शेयर इजीली ट्रांसफर नहीं होंगे। एक्सेप्ट 1% कंपनी ओपीसी को छोड़ दिया जाए तो इसके मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर 200 ही हो सकते हैं। बट इस 200 में आपको एक बात याद रखनी पड़ेगी,
जब 2 या 2 से ज्यादा लोगों ने एक ही शेयर लिया है जॉइंटली, तो उसे आप लोग सिंगल मेंबर पकड़ोगे। उसमें और एक बात दी गई है, जो पर्सन ऑलरेडी एम्प्लॉयमेंट में है तो उसे 200 की लिमिट में मत लेना। जो पर्सन पहले एम्प्लॉयमेंट में रह चुके हैं कंपनी के और अब वो नहीं रहे हैं एम्प्लॉयमेंट में, बट फिर भी शेयर्स उन्होंने होल्ड करे हैं, इन्हें भी आप 200 की लिमिट में मत लेना। ओके, तो ये बातें याद रखो आप लोग। और ये कंपनी कभी भी इनवाइट नहीं करेगी पब्लिक से पैसा। तो ये होती है डेफिनेशन ऑफ योर प्राइवेट कंपनी, जो हमने कंपनी अकाउंट्स में काफी डिटेल में देख रखी थी। ओके, उसके बाद स्मॉल कंपनी। तो स्मॉल कंपनी बेसिकली इतना ध्यान रखो, जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख एक्सीड नहीं करता और टर्नओवर 2 करोड़ एक्सीड नहीं करता। ये आंकड़े बदले, बट इनका वैसे भी कोई आपको ध्यान रखने का कारण नहीं होता है। सॉरी, तो ये आप याद ना भी रखो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद हम लोग और आगे चले गए। आगे जाके हम लोगों ने देखी थी पब्लिक कंपनी, और इसके बारे में हमने देखा था जो प्राइवेट कंपनी नहीं है वो है आपकी पब्लिक कंपनी, आपको याद ही होगा। और इसके अलावा हैज मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज में बी प्रिस्क्राइब। और पब्लिक कंपनी को भाई वैसी मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल लगेगी जो प्रिस्क्राइब करी गई है। तो ये बातें हम लोगों ने देख के रखी हुई थी, बट मैं एक बात बताता हूं, जो प्राइवेट कंपनी ना हो उसे आप लोग पब्लिक कंपनी बोलने वाले हो। ये चीज का आप लोग प्रॉपरली ख्याल रखना। ओके, तो सब अपोजिट रहेगी ये प्राइवेट कंपनी के। फिर ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, तो होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी, ये भी हमने कंपनी अकाउंट्स में देखा था। तो कब बोला जाता है होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी? अगर आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के कंपोजिशन को कंट्रोल कर रहे हो, या एक्सरसाइज मोर देन 1/2 ऑफ टोटल वोटिंग पावर। यहाँ पे चेंजेस आए थे, मैंने आपको बताया भी था। अगर आप टोटल वोटिंग पावर से 1/2 से ज्यादा अगर आपने होल्ड करके रखा है तो फिर आप होल्डिंग कंपनी बन जाओगे। ओके, और हमने ये भी बोला सब्सिडरी की सब्सिडरी वो भी होल्डिंग कंपनी की सब्सिडरी बन जाती है। तो दिस वाज द डेफिनेशन ऑफ इट। ये भी हमने कंपनी अकाउंट में इन टोटलिटी देख के रखा हुआ था। फिर इसके बाद हम लोग देख रहे थे एसोसिएट कंपनी। तो बच्चों, जिस कंपनी ने दूसरे कंपनी का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस एक्वायर कर लिया है तो वो बन जाती है एसोसिएट कंपनी। और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस कब बोला जाता है? जब 20% से ज्यादा अगर आपने टोटल वोटिंग पावर ली है तो फिर उसे हम लोग क्या नाम देंगे बताना, आपकी सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस कंपनी। ओके, ये होने के बाद हमने आगे जाके देखा ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेस टू कैपिटल। ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? एक्सेस टू कैपिटल। तो कैपिटल से एक्सेस जब होता है तो फिर आपके कंपनी के क्या क्या टाइप्स बनते हैं। सबसे पहला आता है बच्चों उसके अंदर लिस्टेड कंपनी। ओके, तो लिस्टेड कंपनी का मीनिंग क्या होगा? जो कंपनी आपके स्टॉक एक्सचेंज में रिकॉग्नाइज्ड है, लिस्ट की गई है, उसे हम लोग नाम देने वाले लिस्टेड कंपनी। और हम अनलिस्टेड कंपनी किसको बोलते हैं? जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट नहीं हुई है वो बन जाएगी आपकी कौन सी? अनलिस्टेड कंपनी। ओके, फिर हम अदर कंपनीज की अगर बात करें तो उसमें सबसे पहली आती है बच्चों आपकी गवर्नमेंट कंपनी। ओके, तो व्हाट डू यू मीन बाय दैट गवर्नमेंट कंपनी? तो जो कंपनी 51% से ज्यादा वोटिंग पावर होल्ड करती है, या जिस कंपनी का 51% से ज्यादा वोटिंग पावर होल्ड किया है, या तो सीजी ने या एसजी ने, या पार्टली बाय सीजी एंड पार्टली बाय एसजी, तो उसे आप लोग बोलेंगे गवर्नमेंट कंपनी। और गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी भी क्या बन जाती है? गवर्नमेंट कंपनी बनती है। तो ये भी हमने कंपनी अकाउंट्स में बहुत डिटेल में देख के रखा हुआ था। फॉरेन कंपनी किसे बोला जाएगा? जो कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है आउटसाइड इंडिया बट जिसका प्लेस ऑफ बिजनेस होता है इन इंडिया, उसे बोलने का फॉरेन कंपनी। इतना होने के बाद हम लोग गए थे फिर वापस से वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ कंपनी, मार्क इट एज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, एंड दैट इज सेक्शन 8 कंपनी, फॉर्मेशन ऑफ कंपनीज विथ व्हाट? चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये क्या कंपनी होती है? Section 8 of the Companies Act deals with formation of companies which are formed to। ये कंपनीज काय के लिए फॉर्म होती है बच्चों? तो ये कंपनीज फॉर्म होती है टू प्रमोट चैरिटेबल ऑब्जेक्ट ऑफ कॉमर्स,
आर्ट, साइंस, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, रिसर्च, सोशल वेलफेयर, रिलीजन, चैरिटी, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट एक्सेट्रा। ओके, तो इन सब चीजों को प्रमोट करने के लिए आपकी ये कंपनी फॉर्म होती है। सच कंपनी इंटेंड्स टू अप्लाई इट्स प्रॉफिट इन प्रमोटिंग इट्स ऑब्जेक्ट। ये कंपनी अपना प्रॉफिट लगाती काहे के लिए बताना, अपने ऑब्जेक्ट को प्रमोट करने के लिए, अपने ऑब्जेक्ट को बढ़ाने के लिए लगाती है। और ये कंपनी पेमेंट ऑफ डिविडेंड करेगी क्या? नहीं करेगी। इट प्रोहिबिट्स द पेमेंट ऑफ डिविडेंड। यहां से जल्दी से डिविडेंड पे नहीं हो पाता। ओके, तो ऐसी कंपनी को आप लोग क्या बोलने वाले हो बच्चों? तो सेक्शन 8 कंपनी नाम दोगे। ओके, फिर हमने देखा था कि भाई पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होती है। तो हमने बोला जब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा, रजिस्टर करेगा इस सेक्शन 8 कंपनी को, तो इसके नाम के आगे लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड लिखने की जरूरत नहीं रहेगी। कब? जब इस कंपनी को लाइसेंस इशू किया गया है तब। ओके, हमने ये भी बात देखी, रजिस्ट्रार शैल ऑन एप्लीकेशन रजिस्टर सच पर्सन और एसोसिएशन ऑफ पर्सन एज अ कंपनी अंडर दिस सेक्शन। ओके, तो रजिस्ट्रार ऐसे एसोसिएशन को क्या बोल के ट्रीट कर सकता है बताना, एज अ एसोसिएशन और पर्सन बोल के भी ट्रीट कर सकता है। और इसे वही प्रिविलेजेस मिलेंगे जैसे कि आपके एक लिमिटेड कंपनी को मिलते हैं, सेम प्रिविलेजेस लाइक योर लिमिटेड कंपनी। फिर हमने बोला रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस भी हो सकता है, जब कंपनी कॉन्ट्राविन करती है रिक्वायरमेंट या कंडीशन को कॉन्ट्राविन कर देती है रिलेटिंग टू लाइसेंस, या कंपनी के अफेयर्स फ्रॉडुलेंटली चल रहे या ऑब्जेक्ट को वायलेट कर रहे या फिर प्री जुडिशियल इंटरेस्ट में, तो बच्चों कंपनी का लाइसेंस रिवोक किया जाएगा। और जैसे इसका लाइसेंस रिवोक हो गया तो इसके नाम के आगे लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड लगा दिया जाता है। ओके, तो ये भी बात आप लोग अच्छे से याद रखना। बट ये सब करने के पहले एक बार अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड जरूर दी जाएगी, मतलब सामने वाले की भी बात को पहले सुना जाएगा। ओके, ऑर्डर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, जिस कंपनी का लाइसेंस रिवोक हो रहा है उस कंपनी को कहीं ना कहीं एक और ऑर्डर भी मिल सकता है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसे अमलगमेट करने का ऑर्डर कर सकती है विथ अनदर कंपनी हैविंग सेम ऑब्जेक्टिव। जिस कंपनी का सेम ऑब्जेक्ट है उसके साथ में उसे अमलगमेट करने का ऑर्डर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट दे सकती है। ओके, या इसके अलावा फॉर विद सच कॉन्स्टिट्यूशन, प्रॉपर्टीज, पावर, राइट्स, इंटरेस्ट वगैरह वगैरह, तो ये सब काम हो सकते हैं। ओके, तो सेम टाइप की कंपनी में आपको रजिस्टर कराया जा सकता है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर। ठीक है, और अगर कोई प्रोविजन फिर भी आप तोड़ते हो तो पेनल्टी और पनिशमेंट यहाँ पे दी गई है। कंपनी का अगर डिफॉल्ट रहा तो फाइन लगेगा मिनिमम 10 लाख का और मैक्सिमम 1 करोड़ का। डायरेक्टर और ऑफिसर कोई लफड़ा करते हैं तो वो इम्प्रिजनमेंट उन्हें हो सकती है, मतलब जेल डाला जा सकता है अप टू 3 years, 3 साल की जेल, और फाइन लग सकता है जो 25,000 से 25 लाख रुपीस तक हो सकता है। ओके, तो इन बातों का आप लोग प्रॉपरली ख्याल रखना। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर पार्ट। तो ये आपका क्या बन जाएगा बच्चों? तो दिस विल बी योर्स व्हाट, सेक्शन 8 कंपनी। तो सेक्शन 8 कंपनी की ये फिर भी यहाँ पर सिग्निफिकेंट पॉइंट्स आपको दे रखे हैं, तो आप लोग इसे अब आराम से पढ़ सकते हो। देखो जब पढ़ाया था तब मैंने आपको डिटेल में ये भी पढ़ने के बाद ये सब भी पॉइंट्स वापस से पढ़ाए थे, बट आपको पता है यहाँ पे सिर्फ रिपीटेशन ऑफ वर्क है, तो ये काम आप लोग करना। इवन ये डायग्राम में भी सब कुछ रिपीटेटिवली आया हुआ है। ओके, फिर उसके बाद हम लोगों ने देख के रखी हुई थी डॉर्मेंट कंपनी। हम लोगों ने क्या चेक किया था? डॉर्मेंट कंपनी। अब डॉर्मेंट कंपनी क्या होती है? तो हमने बोला था जो कंपनी फॉर्म्ड और रजिस्टर्ड है अंडर दिस एक्ट, और इसे काहे के लिए बनाया जाता है? फॉर अ फ्यूचर प्रोजेक्ट, फ्यूचर के प्रोजेक्ट के लिए इसे बनाया जाता है, या फिर कोई असेट को होल्ड करने के लिए, या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को होल्ड करने के लिए। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब है पेटेंट, कॉपीराइट वगैरह वगैरह। ओके, उसे होल्ड करने के लिए बनाया गया, और जिसका कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं हो, ऐसी कंपनी को आप लोग कौन सी कंपनी बोलते हो बच्चों? तो डॉर्मेंट कंपनी नाम दोगे। ओके, तो सच अ कंपनी और एन इनएक्टिव कंपनी मे मेक एन एप्लीकेशन टू रजिस्टर इन सच अ मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब एंड ऑब्टेन द स्टेटस ऑफ अ डॉर्मेंट कंपनी। तो ऐसी कंपनी, डॉर्मेंट कंपनी का जो स्टेटस है
वो यहां पर क्या कर सकती है, ऑब्टेन कर सकती है। ओके, तो याद रखना, जो किसी असेट को होल्ड करने के लिए या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को होल्ड करने के लिए या कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन के लिए जिस कंपनी को बनाया गया उसे आप लोग क्या नाम दे रहे हो, आप लोग डॉर्मेंट कंपनी नाम दोगे। ओके, इनएक्टिव कंपनी का नाम यहाँ पे यूज किया, तो व्हाट डू यू मीन बाय इनएक्टिव कंपनी, जिसका कोई कैरिंग ऑन ऑफ बिजनेस और ऑपरेशन नहीं हो रहा। ओके, फॉर लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर, पिछले 2 सालों में जिसका कोई सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन नहीं होता उसे आप लोग क्या बोल रहे हो, इनएक्टिव कंपनी। ओके, और हैज नॉट फाइल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एनुअल रिटर्न ड्यूरिंग लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर, मतलब जिसका या तो 2 साल में कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ही नहीं हुआ, या फिर जिसने कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही फाइल नहीं की है, या फिर एनुअल रिटर्न ही फाइल नहीं की है पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर्स के, तो ऐसी कंपनी को आप लोग क्या नाम देने वाले हो, इनएक्टिव कंपनी नाम दोगे। एनुअल रिटर्न के बारे में मैंने आपको बोला था, जो कंपनी का पूरे साल भर में हम ऐसा बोल सकते हैं जो कंप्लायंसेस थे, डायरेक्टर्स में कुछ चेंज था वगैरह वगैरह, जो भी मैटर्स होंगे ये आपको बताने पड़ते हैं आरओसी को। एंड काहे के थ्रू बताते हो, एनुअल रिटर्न के थ्रू बताते हो। ठीक है, वैसे ही हैज नॉट फाइल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोले तो बैलेंस शीट, पीएनएल, ये ऐसी चीजें अगर आपने पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर में नहीं डाली होगी तो भी आपके कंपनी को इनएक्टिव कंपनी बोला जाएगा। ओके, और बार बार सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन भी आ रहा था। सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन का मतलब होता है ये 4 ट्रांजैक्शन को छोड़ के जो भी होगा वो सिग्निफिकेंट होगा। तो बोलने का मतलब ये जो 4 है ये सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन नहीं माने जाएंगे। ओके, अब ये ऐसे कौन से 4 पॉइंट है बच्चों जिन्हें हम लोग सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं मानते? तो उसमें सबसे पहला था पेमेंट ऑफ फीस बाय अ कंपनी टू द रजिस्ट्रार। अगर कंपनी रजिस्ट्रार को फीस पे करती है तो ये उसका नॉर्मल ट्रांजैक्शन है, इसे आप सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं मानोगे। अगर आप पेमेंट कर रहे हो टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एक्ट और एनी अदर लॉ, या तो कंपनीज एक्ट की या फिर और कोई लॉ की रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए अगर आप लोग पेमेंट कर रहे हो तो उसे भी आप सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं मान सकते हो। अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एक्ट, मतलब आप क्या कर रहे हो बच्चों, शेयर्स अलॉट कर रहे हो, काहे के लिए, टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एक्ट, ये भी आपका सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं होता। और अगर आप मेंटेनेंस ऑफ ऑफिस के लिए कोई खर्चा कर रहे हो तो ये भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं होता। ओके, तो ये ट्रांजैक्शन रहने के बावजूद भी आप डॉर्मेंट कंपनी बन सकते हो। ओके, हाँ, इन 4 के अलावा और कोई दूसरा ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो वो फिर सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन बनेगा, तब फिर आप डॉर्मेंट कंपनी नहीं बना सकते हो। ओके, उसके बाद हमने निधि कंपनी के बारे में देखा। तो निधि कंपनी होती है जो कॉस्ट कटिंग या कल्टीवेटिंग द हैबिट ऑफ थ्रिफ्ट, इसके लिए बनाई जाती है। उसके मेंबर सेविंग करने लगे, इसके लिए बनाई जाती है। इसमें डिपॉजिट लिया जाता है मेंबर से और मेंबर को पैसा लेंड भी किया जाता है, और ये सब उनके म्यूचुअल बेनिफिट के लिए आप करते हो। तो बच्चों, ऐसी कंपनी को आप लोग कौन सी कंपनी नाम देने वाले हो, आप लोग इन्हें निधि कंपनी बोलने वाले हो। ओके, इसके बाद हमने देखा था पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या है, जो कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 2 सबसेक्शन 72 ने बनाया। ओके, जिसमें लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन आता है, दैट इज LIC, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड आता है, दैट इज IDFC, स्पेसिफाइड कंपनी रजिस्टर्ड अंडर यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ये भी इसके अंदर आता है। इंस्टीट्यूशन जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करता है वो भी उसमें आता है। सच अदर इंस्टीट्यूशन एज में बी नोटिफाइड बाय द CG, ये भी इसके अंदर आएगा। ओके, तो ये सब PFI के अंदर आते हैं। PFI बनाना है तो उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशन है। सबसे पहला, ये किसी पर्टिकुलर एक्ट के तहत बनना चाहिए। ओके, ये पहली बात। और दूसरी बात, इसमें 51% ऑफ पेड अप कैपिटल नहीं, वोटिंग पावर करना है आफ्टर द अमेंडमेंट। तो 51% ऑफ वोटिंग पावर या तो CG या SG या दोनों ने मिलके होल्ड करना चाहिए, तो जाके आपका PFI बन सकता है। ओके,
आई होप सबके दिमाग में ये बात गई होंगी और सब लोग इसे ध्यान में रखेंगे। ओके, इसके बाद मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन और इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, कैसे आप रजिस्ट्रेशन या इनकॉर्पोरेशन करते हो कंपनी का, ये हमने सीखा। तो इसमें पहली डेफिनेशन हमने देखी प्रमोटर की, जो गिवन थी अंडर सेक्शन 269। प्रमोटर क्या होता है? हु हैज बीन आइडेंटिफाइड इन द प्रोस्पेक्टस एज इन द प्रोस्पेक्टस और एनुअल रिटर्न एज अ प्रमोटर, जिसका नाम प्रोस्पेक्टस या एनुअल रिटर्न में प्रमोटर बोल के छप रहा है तो वो बंदा प्रमोटर रहेगा। दूसरी बात, हु हैज कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, जिसका कंट्रोल है अफेयर्स ऑफ द कंपनी पे, वो प्रमोटर होता है। या फिर जिसके एडवाइस, डायरेक्शन, इंस्ट्रक्शन पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी आर अकस्टम टू एक्ट, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जिसके बोलने पे काम करेंगे तो बेटा वो भी क्या बनने वाला है? आपका प्रमोटर बनने वाला है। सिंपल फॉर्म में बोलू, द पर्सन हु फॉर्म द कंपनी आर नोन एज प्रमोटर, मतलब जो कंपनी बना रहा है, फॉर्म कर रहा है, वो बंदा प्रमोटर है। या फिर हु कंसीव द आइडिया ऑफ फॉर्मिंग कंपनी, मतलब जिसके दिमाग में आइडिया आएगी ऑफ फॉर्मिंग द कंपनी, कंपनी बनाने की आइडिया जिसके दिमाग में आई, वो बंदा भी आपका क्या बनेगा? प्रमोटर बनेगा। ये बंदा ऑल नेसेसरी स्टेप्स लेता है फॉर इट्स रजिस्ट्रेशन, कंपनी के रजिस्ट्रेशन के लिए ये सारी स्टेप्स उठाएगा। कौन बोलना? आपका प्रमोटर। ओके, और इट शुड हाउएवर बी नोटेड दैट पर्सन एक्टिंग ओनली इन प्रोफेशनल कैपेसिटी, जो बंदा सिर्फ प्रोफेशनल कैपेसिटी में वर्क कर रहा है तो शैल नॉट बी रिगार्डेड एज व्हाट? प्रमोटर। तो उसे आप लोग क्या नाम नहीं दोगे? प्रमोटर नहीं दोगे। तो अगर कोई सीए है, सीएस है, जो कंपनी के फॉर्मेशन में आपको बार बार आपको ज्ञान दे रहा है, नॉलेज दे रहा है, तो उस बंदे को आप लोग क्या नहीं मानने वाले हो? प्रमोटर नहीं मानोगे। आई होप सबके दिमाग में गया। फिर हमने फॉर्मेशन ऑफ कंपनी के बारे में देखा। पब्लिक कंपनी फॉर्म करनी है तो मिनिमम 7 लोग लगते, प्राइवेट को मिनिमम 2 लगते, ओपीसी को मिनिमम 1 लगता। ओके, फिर हमने देखा इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है तो आपको सबसे पहले फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा और कुछ इंफॉर्मेशन आपको रजिस्ट्रार को देनी पड़ेगी। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं? मेमोरेंडम और आर्टिकल, ये आपको देना पड़ेगा, विच इज साइंड बाय ऑल द सब्सक्राइबर्स। इसके सारे सब्सक्राइबर्स ने भी इसे साइन करना चाहिए। तो पहले तो आपको मेमोरेंडम और आर्टिकल देने, उसके अलावा आपको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। ओके, और डिक्लेरेशन किसने देना? जो लोग एंगेज थे फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी में, मतलब जो लोग कंपनी बनाने में हेल्प कर रहे थे उनका डिक्लेरेशन आएगा। मतलब जो सीए है, एडवोकेट है, कॉस्ट अकाउंटेंट है, इनका डिक्लेरेशन लगेगा। ओके, या फिर जिनका नाम आर्टिकल्स में लिखा गया है उनका डिक्लेरेशन लगेगा। और क्या डिक्लेरेशन देते बच्चों? दैट ऑल द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एक्ट एंड रूल्स मेड देयर अंडर इन रिस्पेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड मैटर हैव बीन कंप्लाइड विद, कि भाई जो भी रिक्वायरमेंट्स है एक्ट की वो सारी की सारी कंप्लाई हुई है, ये डिक्लेरेशन आपको यहाँ पर देना पड़ता है। और ये कौन देगा? सीए, सीएस वगैरह वगैरह प्रोफेशनल्स। ओके, जो इंगेज थे कंपनी के फॉर्मेशन में। उसके अलावा जो लोग मेमोरेंडम को सब्सक्राइब कर रहे हैं उनका भी डिक्लेरेशन लगेगा। क्या? कि he has not been convicted of any offense, वो गुनहगार घोषित नहीं हुआ है, वो गिल्टी ऑफ फ्रॉड या मिसफिजेंस नहीं हुआ है फॉर लास्ट 5 ईयर, पिछले 5 सालों में उसके ऊपर कोई भी फ्रॉड वॉर्ड का केस नहीं लगा हुआ है। और उसके अलावा जो भी डॉक्यूमेंट्स फाइल किए रजिस्ट्रार को, उसके बेस्ट बिलीफ में सारा के सारा ट्रू और करेक्ट है, ये डिक्लेरेशन इन्हें देना पड़ेगा। 3 बातें आप लोग दे रहे हो। सबसे पहला मेमोरेंडम आर्टिकल को साइन करके देना पड़ेगा। उसके बाद जो लोग फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी करेंगे तो उनका डिक्लेरेशन भी जरूर लगेगा। उसके बाद डिक्लेरेशन किसका लगेगा? जो लोग मेमोरेंडम वगैरह को सब्सक्राइब कर रहे हैं उनका भी डिक्लेरेशन लगने वाला है। ओके, और क्या डिक्लेरेशन लगेगा? कि वो कन्विक्टेड नहीं है, वो फ्रॉड के केस में नहीं अटके हैं, और जो भी डॉक्यूमेंट्स फाइल किए गए हैं वो सारे के सारे ट्रू है। ओके, तो ये डिक्लेरेशन आप लोगों को यहां पर देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस टिल इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस इज एस्टेब्लिश्ड, तो जब तक उसका रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं बनता तब तक का करस्पॉन्डेंस का एड्रेस क्या रहेगा ये भी आपको बताना पड़ेगा। ठीक है,
उसके अलावा द पर्टिकुलर्स ओके ऑफ एवरी सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम अलॉन्ग विथ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। मतलब जो भी सब्सक्राइबर है, मतलब जो शेयर होल्डर बन रहे हैं, तो उन सब के नाम, उनका एड्रेस, नेशनैलिटी, फैमिली मेंबर्स के नाम, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, ये सब भी बातें देनी पड़ेगी। उसके अलावा जो लोग आपके डायरेक्टर्स बन रहे हैं तो उनके भी नाम, पर्टिकुलर डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये सब भी चीजें आप लोगों को देनी पड़ती है। ओके, इसके अलावा पर्टिकुलर्स ऑफ इंटरेस्ट ऑफ पर्सन मेंशन इन द आर्टिकल। अगर आपका किसी दूसरे फर्म में आपका इंटरेस्ट होगा तो आपको वो भी वहां पर बताना पड़ता है। तो पहली बात, जो डॉक्यूमेंट्स आपको डालने पड़ते हैं वो इतने सारे डॉक्यूमेंट रहेंगे। मेमोरेंडम आर्टिकल, फिर डिक्लेरेशन बाय द पर्सन हु आर एंगेज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, जो कंपनी बना रहे उनका डिक्लेरेशन लगेगा। फिर उसके बाद जो पर्टिकुलर आपके सब्सक्राइबर से मेमोरेंडम के, उनका भी डिक्लेरेशन लगेगा रिगार्डिंग व्हाट, कि वो कन्विक्टेड नहीं है, गिल्टी ऑफ फ्रॉड नहीं है फॉर लास्ट 5 ईयर, सारे डॉक्यूमेंट उनके बेस्ट बिलीफ में ट्रू है। ओके, उसके बाद एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस भी बताना पड़ेगा। ओके, ये भी बातें याद रखो। फिर पर्टिकुलर ऑफ सब्सक्राइबर लगेगा, पर्टिकुलर्स ऑफ डायरेक्टर्स भी लगेंगे, और उसके अलावा जहां कहीं भी आपका इंटरेस्ट होगा तो उसका भी आपको जिक्र करना पड़ेगा। ओके, इतना सब होने के बाद इशू ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। फिर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज क्या करता है, आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देगा, और जब आपके पास में ये सर्टिफिकेट आया तो उस डेट से आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है। ओके, ये याद रखना। उसके बाद अलॉटमेंट होता है कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर का। ओके, दैट इज सीन। सीन का अलॉटमेंट होगा। अब ये सीन क्या होता है, ये हर एक कंपनी को दिया जाता है जिसका फुल फॉर्म है कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर, तो ये भी अलॉट कर दिया जाता है। इसके बाद मेंटेनेंस ऑफ कॉपीज ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स एंड इंफॉर्मेशन, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स और इंफॉर्मेशन है तो उसकी आपने कॉपीज वगैरह मेंटेन करनी चाहिए। और उसके बाद अगर आपने एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन कोई इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन दी थी तो उसके लिए आपको लाइबल होना पड़ेगा 447 की पेनल्टी के लिए। आपने पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पता चला कि भाई आपने कोई गलत इंफॉर्मेशन देके कंपनी फॉर्म करी है तो भी आप लोग लाइबल होंगे 447 के लिए। ओके, और यहाँ पे डायरेक्टर्स भी लाइबल होने लग जाते हैं, ये भी याद रखना। फिर ऑर्डर क्या कर सकता है ट्रिब्यूनल, अगर उसे लगा कि भाई फॉल्स इंफॉर्मेशन से कंपनी बनाई गई है तो ट्रिब्यूनल ऑर्डर कर सकता है। ओके, एज इट डिम्स फिट, जैसे उसे ठीक लगे वो ऑर्डर पास कर सकता है। ओके, डायरेक्ट दैट लाइबिलिटी ऑफ मेंबर शैल बी लिमिटेड अनलिमिटेड, डायरेक्शन दे सकता है ट्रिब्यूनल कि भाई मेंबर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड बना दो, या नाम जो कंपनी का है वो रिमूव कर दो रजिस्टर ऑफ कंपनी से, या फिर कंपनी को वाइंड अप कर दो, या फिर जैसे ठीक लगे वैसे कर देना। तो कोई भी ऑर्डर पास कौन कर सकता है, आपका ट्रिब्यूनल। ओके, लेकिन कुछ भी करने से पहले अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड जरूर दी जाती है। ठीक है, ये भी बात याद रखना। उसके बाद हमने देखा था इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या होगा। तो भाई जब रजिस्ट्रेशन एक बार हो जाता है तो आपकी कंपनी बनेगी, उसकी सेपरेट लीगल एंटिटी बन के निकल के सामने आएगी, तो फिर वो तब से खुद के नाम पे एसेट ले सकती है, बैंक अकाउंट ओपन कर सकती है और सब कुछ अपने आप करने लग जाएगी। ओके, फिर उसके बाद हमने देखा था क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल। तो कैपिटल में सबसे पहले हमने देखा था नॉमिनल, ऑथोराइज और रजिस्टर्ड कैपिटल। ये हमने कंपनी अकाउंट्स के अंदर देखा था, तो हमने इसको यहाँ पे नहीं पढ़ा, बट हम इसे फटाफट एक बार रिवाइज करते हैं। बट नॉमिनल ऑथोराइज कैपिटल वो कैपिटल होती है विच इज मैक्सिमम कैपिटल दैट अ कंपनी कैन रेज ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। ये मैक्सिमम कैपिटल होती है जो कंपनी अपने लाइफ टाइम में रेज कर सकती है। ये आपके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के कैपिटल क्लॉज में आपको नजर आएगी। ओके, फिर ऑथोराइज शेयर कैपिटल में से जितना आप पब्लिक को इशू करते हो उसको बोलते हैं इशूड कैपिटल। फिर पब्लिक ने जितनों को सब्सक्राइब किया उसको बोलते हैं सब्सक्राइब कैपिटल, और जब हम पब्लिक से पैसा मंगाते तो वो बन जाती कॉल्ड अप कैपिटल, और जितना पब्लिक ने दिया उसको बोलते हैं पेड अप कैपिटल। ओके, आई होप सबको याद होगा। शेयर्स के बारे में देखा, शेयर्स मूवेबल प्रॉपर्टी होती है, शेयर्स को नंबर होते हैं। काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल में हमने देखा था भाई दो हो सकते हैं, एक इक्विटी शेयर कैपिटल हो सकता, दूसरा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो सकता है। इक्विटी शेयर कैपिटल हम लोग किसको बोलेंगे बच्चों, जिसमें यूनिफॉर्म राइट्स हो, इसके दो टाइप हो सकते हैं, यूनिफॉर्म राइट और डिफरेंशियल वोटिंग राइट।
या फिर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में दो राइट्स होते हैं बच्चों, दो प्रेफरेंशियल राइट्स होते हैं आपके प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में। ओके, और कौन से डिविडेंड के पेमेंट के लिए और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल के लिए। कल चल के डिविडेंड बटेगा तो पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जाएगा, कल चल के कंपनी बंद पड़ी और कैपिटल का पैसा अगर रिटर्न होने लगा तो पहले प्रेफरेंस शेयर को जाएगा, उसके बाद इक्विटी वालों को जाएगा। तो बोलने का मतलब है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को प्रेफरेंशियल राइट होते हैं ओवर द इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर होल्डर को ऐसे दो राइट्स नहीं होते। ओके, और इक्विटी शेयर दो टाइप के, यूनिफॉर्म वोटिंग राइट और डिफरेंशियल वोटिंग राइट। यूनिफॉर्म वोटिंग राइट का मतलब होता है वन शेयर वन वोट। अगर आपके पास में एक शेयर है तो आप एक वोट कर सकते हो। कल चल के कोई भी कंपनी का डिसीजन होगा तो वहां अगर वोटिंग करने की बारी आई तो आपके पास एक शेयर होगा तो आप एक वोट कर सकते हो। ये हो गया यूनिफॉर्म वोटिंग राइट। बट डिफरेंशियल वोटिंग राइट में 4 शेयर होने के बावजूद आप लोग एक वोट कर सकते हो, या 5 शेयर होने के बाद आप लोग एक वोट कर सकते हो। ये कोई फिक्स नहीं है, 4 के बदले एक वोट, 5 के बदले में एक वोट, ये कुछ फिक्स नहीं है। बट इतना जरूर है, एक शेयर एक वोट नहीं होगा। ज्यादा शेयर के बदले में आपको कम वोटिंग राइट मिलेंगे। बट इन शेयर होल्डर्स को जो डिविडेंड होता है ना बच्चों, वो ज्यादा रेट पे मिलता है, इसकी उन्हें लालच दी जाती है। अब इसका रीजन क्या है ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका था। ओके, फिर हम लोग और आगे बढ़ गए। आगे जाके हम लोगों ने देखा था मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो मैंने आपको बोला था इट इज अ चार्टर ऑफ द कंपनी। ये चार्टर होता है किसी भी कंपनी का एंड इट इज वेरी द फाउंडेशन ऑफ द कंपनी। ओके, क्यों रजिस्टर कराते हैं हम मेमोरेंडम को? क्योंकि इसके अंदर ऑब्जेक्ट होता है कंपनी का, जिससे कंपनी का क्या पॉसिबल स्कोप होगा वो डिफाइंड हो सकता है और जिसके ऊपर कंपनी जा नहीं सकती। ओके, और ये शेयर होल्डर क्रेडिटर को एनेबल करेगा कि कंपनी के क्या पावर्स है, कहाँ कहाँ कंपनी एंगेज हो सकती है, वो इन शेयर होल्डर क्रेडिटर को पता चल सकता है ड्यू टू व्हाट? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। और जैसे कि हमने बोला कि ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है सेक्शन 399 ऑफ द कंपनीज एक्ट के हिसाब से, तो जो भी पर्सन कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है कंपनी के साथ, तो हमेशा ये प्रिज्यूम किया जाएगा कि उसे नॉलेज था ऑफ द मेमोरेंडम और आर्टिकल्स। ओके, द शेयर होल्डर मस्ट नो द पर्पसेस फॉर विच हिज मनी कैन बी यूज्ड। तो शेयर होल्डर को भी पता होना चाहिए कि भाई उसका पैसा कहाँ कहाँ पे यूज होने वाला है। ओके, तो अगर इस पर्पस के ऊपर जाके कोई भी काम किया जाएगा तो वो अल्ट्रा वायरस काम होगा और वो वॉइड होगा, जिसका कोई इंपैक्ट नहीं होगा इन द आइज ऑफ लॉ। ये हमने मेमोरेंडम के बारे में इतना देखा। फिर हमने देखा कि भाई सेक्शन 4 बोलता है देयर आर सम फॉर्मेट्स ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन डिपेंडिंग अपॉन द कंपनी। अगर तुम्हारी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है तो टेबल ए का फॉर्मेट रहेगा। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल है तो टेबल बी। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग शेयर कैपिटल है तो टेबल सी। कंपनी अनलिमिटेड है तो टेबल डी, लेकिन अनलिमिटेड कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल है तो टेबल ई आपका यहां पर फॉलो होने लग जाएगा। आई होप सबके दिमाग में गए। फिर हमने देखा कंटेंट्स ऑफ मेमोरेंडम। उसमें सबसे पहले देखा नेम क्लॉज। तो भाई नाम के आगे कंपनी है, पब्लिक कंपनी लिमिटेड आएगा, प्राइवेट कंपनी तो प्राइवेट लिमिटेड आएगा। और अगर सेक्शन 8 कंपनी है तो एसोसिएशन, फोरम, फाउंडेशन वगैरह वगैरह ये सब आने लग जाएगा। ओके, इलेक्टोरल ट्रस्ट भी आप लोग यूज कर सकते हो। फिर उसके बाद आता है रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। तो ऑफिस क्लॉज को एड्रेस क्लॉज भी बोला जाता है बच्चों, बट आप ये मत समझ लेना कि इसमें कंपनी का रजिस्टर्ड एड्रेस होता है। यहां तो स्टेट का नाम होता है जहां पर उसका रजिस्टर्ड ऑफिस है, पूरा एड्रेस नहीं होगा, सिर्फ यहां पर स्टेट का नाम दिया जाता है। फिर उसके बाद होता है ऑब्जेक्ट क्लॉज, जिसमें कंपनी का क्या ऑब्जेक्टिव है वो वहां पे दिया जाता है और इस ऑब्जेक्ट के ऊपर आप लोग काम नहीं कर सकते हो। अगर आपका नाम आपके ऑब्जेक्ट से कुछ तो भी हटके दिख रहा और 6 महीने से ज्यादा का पीरियड हो गया तो आपको आपका नाम चेंज कराना पड़ेगा। ओके, उसके बाद हमने देखा था लाइबिलिटी क्लॉज। तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है तो अनपेड अमाउंट ऑन शेयर्स के जितनी लाइबिलिटी। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है
तो गारंटी जितनी दी है उतनी आपकी लाइबिलिटी होने लग जाएगी। ओके, और इतना ही बस आप लोग याद रखना, अनलिमिटेड कंपनी में अनलिमिटेड लाइबिलिटी रहेगी। फिर कैपिटल क्लॉज के बारे में देखा था, तो यहां कंपनी का ऑथराइज शेयर कैपिटल आपको देखने मिल सकता है। उसके बाद देखा था हमने एसोसिएशन क्लॉज, तो उसका मीनिंग क्या होता है बच्चों, जो मेंबर्स सब्सक्राइब कर रहे कंपनी को तो वो अपना एसोसिएशन वहां पे बताएंगे, और वो फॉर्म करना चाह रहे कंपनी को ये भी वहां पर बताया जा सकता है। ओके, तो ये बात आप लोग याद रखना। ओपीसी होगा तो एक चीज और एक्स्ट्रा होती है, दैट इज नॉमिनी का नाम, ये आपको पता है। ठीक है, इतना होने के बाद हम लोग और आगे चले गए, और आगे जाके हमने देखा था आपका डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस। अच्छा, हमने माइनर के बारे में देखा था, माइनर सिग्नेटरी कभी नहीं बन सकता है मेमोरेंडम का। ओके, ये चीज याद रखना। उसके बाद डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस हम लोगों ने देखा, तो अल्ट्रा वायरस का मतलब होता है बियॉन्ड दी पावर। ओके, तो कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव होगा उसके ऊपर जाके कोई भी काम करोगे तो दैट विल बी द अल्ट्रा वायरस एक्ट। इट विल बी वॉइड, जिसका कोई इंपैक्ट नहीं होगा इन द आइज ऑफ लॉ। ओके, तो कंपनी को फिर पैसे देने भी नहीं पड़ेंगे अगर कोई अल्ट्रा वायरस एक्ट होगा तो। ओके, और ये सब होने के बाद हम लोग ये भी देख रहे थे बच्चों कि इसे इवन बाय इट कैन नॉट बी रेटिफाइड बाय ऑल द शेयर होल्डर, सब शेयर होल्डर साथ में भी आए तो भी इसे रेटिफाई नहीं किया जा सकता है, बाद में इसे करेक्ट नहीं किया जा सकता है। हाँ, बट अल्ट्रा वायरस एक्ट आपके डायरेक्टर के पावर के ऊपर का था या आर्टिकल्स के ऊपर का था, तो डायरेक्टर के पावर के ऊपर का शेयर होल्डर्स रेटिफाई कर सकते हैं, और अगर आर्टिकल के ऊपर का था तो स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके आप लोग उसे भी अल्टर करा सकते हो। ओके, फिर इसके बाद हमने एक फेमस केस लॉ देखा था, दैट वाज ऑफ व्हाट, एशबरी रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड वर्सेस रिची। ओके, तो बच्चों ये कंपनी का काम था रेलवे कैरेज वैगन्स वगैरह बनाना। इसके ऑब्जेक्ट क्लॉज में मैकेनिकल इंजीनियर एंड जनरल कॉन्ट्रैक्टर भी वर्ड था, ये सेल वगैरह भी करते थे, टिम्बर वगैरह में भी डील करते थे। ओके, बट हुआ ऐसे, ये कंपनी ने क्या किया, बेल्जियम की रेलवे लाइन बना रहा था रिची, तो उसे उन्होंने फाइनेंस कर दिया। ओके, जबकि कंपनी के मेमोरेंडम में लिखा ही नहीं था कि फाइनेंसिंग ये कंपनी कर सकती है। तो बाद में स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके इसे रेक्टिफाई किया गया, रेटिफाई करने की कोशिश की गई, और कंपनी उस रिची से पैसा वापस लेने की जिद पे अड़ गई, और रिची ने फिर केस ठोक दिया फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। उसने बोला भाई आप लोग यहाँ पे खुल्लम खुल्ला ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, बट व्हाट वाज डिसाइडेड, अच्छा वो तो केस किया ही किया, साथ में रिची ने ये भी बोला कि भाई यहाँ पे तुम लोग ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो कर ही रहे हो, और ये कोई वॉइड कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं था, क्योंकि तुम्हारे ऑब्जेक्ट क्लॉज में तो लिखा था ना जनरल कॉन्ट्रैक्टर, तो आप कोई भी काम कर सकते हो, ऐसा रिची ने बोला। जबकि कंपनी ने बोला कि भाई जनरल कॉन्ट्रैक्टर इस मैकेनिकल इंजीनियर से कनेक्टेड है, तो हम सिर्फ मैकेनिकल इंजीनियर से रिलेटेड जो जनरल कॉन्ट्रैक्ट है तो बस वही कर सकते हैं, तो हम लोगों ने जो तुम्हें फाइनेंसिंग की है ये हमारे ऑब्जेक्ट क्लॉज के ऊपर है, तो ये नल एंड वॉइड है, इसका कोई इंपैक्ट ही नहीं है, तो रिची तू हमको हमारे पैसे वापस दे दे। ये बोला किसने, कंपनी ने, और कोर्ट ने भी डिसाइड किया कि हाँ यहाँ रिची को पैसा वापस से देना पड़ेगा। ओके, दिस वाज अबाउट दिस पर्टिकुलर केस लॉ। और शॉर्टली आपको अगर ये इसे समराइज करूं तो भाई ये ऐसे निकलता है, जब कोई एक्ट परफॉर्म करते हो जो ऑथराइज नहीं किया है ऑब्जेक्ट क्लॉज ने, तो वो अल्ट्रा वायरस होगा और उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। इट कैन नॉट बी रेटिफाइड इवन बाय द यूनानिमस कंसेंट ऑफ ऑल द शेयर होल्डर, सारे शेयर होल्डर मिलके भी इसे क्या नहीं कर सकते बच्चों, तो इसे रेटिफाई नहीं कर सकते। ओके, जो एक्ट अल्ट्रा वायरस द डायरेक्टर है बट इंट्रा वायरस द कंपनी है, मतलब जो डायरेक्टर को अल्ट्रा वायर करेगा बट कंपनी के पावर्स के अंदर रहेगा, इसे मेंबर्स रेटिफाई कर सकते हैं। और जो आर्टिकल्स को भी अल्ट्रा वायरस होगा तो वो भी आप लोग स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके आप लोग उसे चेंज कर सकते हो, रेटिफाई कर सकते हो। ओके, तो दिस वाज ऑल अबाउट योर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। आई होप सबके दिमाग में गया होगा। उसके बाद आपने देखा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, इसके अंदर कंपनी के इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, ये मैंने आपको याद रखने के लिए बोला भी था। सेक्शन 5 में बताया कि मॉडल आर्टिकल में क्या क्या चाहिए, तो रेगुलेशन आना चाहिए, जो मैटर बोले गए वो भी आने चाहिए,
इंट्रेंचमेंट की प्रोविजन आनी चाहिए। इंट्रेंचमेंट माने टू प्रोटेक्ट समथिंग। किस मैनर में आप इंक्लूजन कर रहे हो इंट्रेंचमेंट, वो भी बताना चाहिए। नोटिस टू द रजिस्ट्रार होनी चाहिए रिगार्डिंग योर इंट्रेंचमेंट प्रोविजन। फिर आपके फॉर्म्स ऑफ आर्टिकल आपको FGHI-J में मिलेंगे, जो मेमोरेंडम के बाद के अल्फाबेट्स हैं। फिर एक मॉडल आर्टिकल होगा, और कंपनी रजिस्टर अगर होती है आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट तो उसे भी ये अप्लाई होगा। ओके, उसे यही फॉर्मेट्स फॉलो करने पड़ेंगे, ये भी हमने देखा। फिर हमने दोनों के बीच का डिस्टिंग्विश निकाला। तो बीच का डिस्टिंग्विश में आता है ऑब्जेक्टिव। तो मेमोरेंडम में ऑब्जेक्ट क्लॉज होता है कंपनी का, जबकि आर्टिकल्स में इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं कंपनी के। रिलेशनशिप की बात करूं तो मेमोरेंडम बताएगा कंपनी का आउटसाइड वर्ल्ड के साथ क्या रिलेशन है, जबकि आर्टिकल बताएगा कंपनी और मेंबर के बीच क्या रिलेशन है। अल्टरेशन करना है तो मेमोरेंडम इट्स नॉट सो इजी, ये कुछ सर्कमस्टांसेस में ही हो सकता है, जबकि आर्टिकल्स को आप कभी भी अल्टर कर सकते हो सिर्फ सिंपली स्पेशल रिजोल्यूशन पास कर देने से। कोई एक्ट अल्ट्रा वायरस होगा मेमोरेंडम के तो वो वॉइड बन जाएगा, उसे आप रेटिफाई कर ही नहीं पाओगे। बट अगर अल्ट्रा वायरस होगा आर्टिकल का तो आप स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके उसे आप क्या कर सकते हो, रेटिफाई कर सकते हो। ओके, उसके बाद हमने देखा था डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। तो हमने बोला भाई आपका मेमोरेंडम जो है वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है एज पर सेक्शन 399। तो हमेशा जो भी थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है कंपनी के साथ, तो हमेशा ये प्रिजम्पशन किया जाएगा कि ही नोज अबाउट व्हाट, ये किसके बारे में पता है उसे, मेमोरेंडम और आर्टिकल्स के बारे में सब कुछ पता है। और ना सिर्फ उसे पता है बल्कि ये भी मान लिया जाता है कि उसने पढ़ भी लिया है और उसे समझ भी आ गया है उसको ट्रू पर्सपेक्टिव में। ओके, तो ऐसे प्रिंसिपल को क्या बोला जाता है बच्चों, डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। ओके, तो अगर ऐसा हुआ तो अगर कल चल के कोई बंदा कंपनी के साथ डील कर रहा है थर्ड पार्टी, उसने भले मेमोरेंडम नहीं पढ़ा और कंपनी बियॉन्ड द पावर जाके काम कर रही है, तो कल कंपनी हाथ खड़े कर सकती है क्या, तो जी हां कर सकती है। बिकॉज डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस बोलता जो थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है कंपनी के साथ में, तो ही शुड हैव नॉलेज अबाउट द पावर्स ऑफ द कंपनी, ये यहां पे बोला गया। ठीक है, फिर उसी के बेसिस पे हमने देखा डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, जिसको टर्कंड रूल भी बोला जाता है। तो इसमें हम लोगों ने सीखा बच्चों कि अगर कंपनी का इंटरनल अफेयर जो होगा वो प्रॉपर चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये देखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी नहीं रहेगी, आपके थर्ड पार्टी की नहीं रहेगी। इसमें रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कंड का हम लोगों ने केस लॉ देखा था। तो उसमें मैंने आपको बताया भी था, एक कंपनी लिक्विडेट हो रही थी, बंद हो रही थी, तो टर्कंड उसका लिक्विडेटर था। वो जब लाइबिलिटी सेटल कर रहा था तो उसे एक बात नोटिस हुई कि ये जो पर्टिकुलर कंपनी है इसने रॉयल ब्रिटिश बैंक से 2000 पाउंड बोरो किए थे और उसे एक बॉन्ड दे दिया था जिसे डायरेक्टर्स वगैरह ने साइन किया था। ओके, बट कंपनी के आर्टिकल्स में लिखा था कि कंपनी जब भी बोरो करना चाहेगी तो वो बोरो कैसे कर सकती है बच्चों, तो रिजोल्यूशन पास करके कर सकती है। उस रिजोल्यूशन में अमाउंट क्या रहेगी वो भी डिसाइड होना चाहिए। बट टर्कंड को ये नोटिस हुआ कि रिजोल्यूशन तो पास हुआ था बट उसके अंदर अमाउंट ऑफ बोरोविंग क्या रहेगी वो डिसाइड नहीं होगी। ओके, तो फिर टर्कंड ने पैसा देने से मना किया। उसने बोला भाई कंपनी ने गलत काम किया था, गलत तरीके से बोरोविंग की थी, तो अब हम तुम्हें पैसा वापस से नहीं देंगे। तो रॉयल ब्रिटिश बैंक ने बोला कि भाई तुमने रिजोल्यूशन पास कर दिया, दैट इज इनफ, हमने बस इतना ही देखा कि तुमने रिजोल्यूशन पास किया कि नहीं किया। इफ यू हैव पास द रिजोल्यूशन तब फिर कोई दिक्कत की बात नहीं रहेगी, अब आपको हमें पैसा देना पड़ेगा। तो फिर कोर्ट ने भी यही बोला क्योंकि रिजोल्यूशन भी स्पेशल रिजोल्यूशन नहीं था, अगर स्पेशल रिजोल्यूशन रहता तो वो आरओसी में रजिस्टर होता, और जब आरओसी में रजिस्टर होता है तो फिर वो पब्लिक डॉक्यूमेंट बनता और सामने वाला बंदा उसको पढ़ चुका है ऐसा फिर माना जा सकता था। बट क्योंकि ये स्पेशल रिजोल्यूशन नहीं था तो फिर रॉयल ब्रिटिश बैंक को इसके बारे में पता होना, ये पता नहीं होना, ये तो स्वाभाविक है। ओके, तो अकॉर्डिंगली केस किसके फेवर में आया, यहाँ पे रॉयल ब्रिटिश बैंक के फेवर में आया और उन्हें वो पैसे वापस मिल भी गए। ओके, लेकिन ये डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट को कुछ एक्सेप्शंस है। मतलब जहां पर आप ऐसा बोल सकते हो
कि आपको थर्ड पार्टी को यहाँ पे कोई बचाने नहीं आएगा। कब? अगर कोई आपको नॉलेज था इरेगुलरिटी का, फिर भी आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो फिर आपको कोई नहीं बचाएगा। डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट आपको नहीं बचाएगा। आपको सस्पिशन था रिगार्डिंग इरेगुलरिटी, इरेगुलरिटी के बारे में आप लोगों को पता था, फिर भी आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, तब भी आपको कोई नहीं बचाएगा। और उसके बाद अगर फॉर्जरी होती है तो फॉर्जरी से तो वैसे भी डील कौन नहीं करता है बच्चों, तो आपका ये इंडोर मैनेजमेंट का रूल वहां पे वैसे भी डीलिंग नहीं करता है। ओके, तो दिस वाज ऑल अबाउट योर कंपनीज एक्ट का रिवीजन। जो हमने इतने सारे लेक्चर्स में देखा उसे हमने सिंपली 1 घंटे के अंदर उसे हमने पूरा रिवाइज कर लिया। ओके, आई होप सबके दिमाग में क्या होगा। थैंक यू।